गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। लास्ट जो हमारी क्लास थी वो थी क्लास 12 फिजिक्स की, जिसके अंतर्गत हम किरण प्रकाशिकी चैप्टर नंबर 9 का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। जिसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सपोज दैट आपके पास क्या है, कोई गोलीय दर्पण है, आपके पास कोई गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हमने पढ़ी थी। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं में सबसे पहले यदि मैं बात करता हूं किसकी, ध्रुव की, तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसे हमने ध्रुव के नाम से, ओ के नाम से संबोधित किया था। फिर गोलीय दर्पण के ध्रुव या फिर गोलीय दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग है उसकी जो त्रिज्या है उसे वक्रता त्रिज्या के नाम से संबोधित किया जाता था। इसे कैपिटल आर और सी के द्वारा लिखा जाता है। और वक्रता त्रिज्या का जो आधा है उसे फोकस दूरी के नाम से संबोधित किया जाता था। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी जो हमने पढ़ी थी। और जो ये संपूर्ण रेखा है, इस संपूर्ण रेखा को मुख्य अक्ष के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके बाद अगला जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम, जो क्लास 12 के साथ साथ 10th में भी काम आते हैं। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। गोलीय दर्पण से परावर्तन के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में आज हमें पढ़ना है और उनके नियमों पर बेस्ड गोलीय दर्पण से कुछ चित्र बनाने हैं, किरण चित्र बनाने। गोलीय दर्पण से परावर्तन का जो पहला नियम दिया गया, रूल फर्स्ट जो है वह रूल यूँ बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी गोलीय दर्पण पर, सपोज दैट मेरे पास ये क्या है, अवतल दर्पण है। ऊपर वाला कौन सा था, उत्तल, ये कौन सा है, अवतल दर्पण है। कि जब अवतल दर्पण मेरे पास है, इसका ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव। जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर, ये इसका वक्रता केंद्र, ये इसका फोकस बिंदु, ये इसका फोकस बिंदु और ये इसका वक्रता केंद्र, ये आभासी। जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, दैट मीन्स पैरेलल आती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन का मतलब बाउंस बैक, उसी डायरेक्शन में रिटर्न होना, तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। ये जो नियम है, इस नियम को ही हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण से परावर्तन का प्रथम नियम। या फिर इसी नियम को हम आगे मॉडिफाई करें, कौन से दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। यदि हम इसी नियम में उत्तल दर्पण अप्लाई करते हैं तो उत्तल दर्पण यूँ बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में, ये हमारा मुख्य अक्ष, इस नियम के अनुसार यूँ बोला जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से, ये क्या है इसका फोकस बिंदु, फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। फोकस बिंदु से क्या होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। ओरिजिनलिटी में तो डायग्राम आभासी होता है, तो ओरिजिनलिटी में डायग्राम कैसा होता है, आभासी। परावर्तन का मतलब वापस बाउंस बैक होएगा, उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो जो उत्तल दर्पण होता है वो किरणों को फैला देता है, क्या कर देता है, फैला। उसी प्रकार जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में, उसी कोण पर लौट जाती है, परंतु मुख्य फोकस से आती हुई गुजरती है। ये जो नियम है, ये नियम किसके लिए है, उत्तल दर्पण। और लास्ट जो नियम था वो किसके लिए है,
अवतल दर्पण के लिए। अर्थात हम सीधा सा रूल नंबर फर्स्ट क्या लिख सकते हैं, रूल नंबर फर्स्ट हम यही लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु कैपिटल एफ से गुजरती है, और गुजरती कौन से दर्पण में है, अवतल दर्पण में गुजरती है, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है किसमें से, उत्तल दर्पण, अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। ठीक, तो फर्स्ट नियम क्या बोला गया गोलीय दर्पण से, पहला नियम यही बोला गया। हमने कल क्या पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ी। उसके बाद गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम में रूल नंबर फर्स्ट यूँ बोला गया कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है अथवा गुजरती हुई प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे फोकस बिंदु से गुजर रही है। ये जो घटना है ये है रूल नंबर फर्स्ट। और रूल नंबर सेकंड क्या है, इसी का अपोजिट रूल है। वो रूल क्या बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से, अब सारे रूल हम अवतल दर्पण के लिए ही लिखेंगे, सेम टू सेम वही है उत्तल के लिए भी, फोकस बिंदु से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो हमारा रूल सेकंड क्या बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है दर्पण पर, या फिर फोकस बिंदु से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सपोज दैट ये क्या है, कोई दर्पण है अवतल, ये इसका मुख्य अक्ष, यहाँ से कोई प्रकाश किरण है वो फोकस बिंदु से होती हुई आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ये जो नियम है इस नियम को नियम नंबर 2 बोला गया है। फिर बात करते हैं हम नियम नंबर 3 की। रूल नंबर थर्ड ये बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण, ये कोई आपका क्या है दर्पण, इस दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव बोले तो ये वाला पॉइंट, दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है
तो प्रकाश किरण जिस कोण पर आपतित होती है, मतलब जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर उसी दिशा में वापस लौट जाती है। मतलब एंगल आई बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। अर्थात हम नियम क्या लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर पुनः उसी तल की ओर परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप प्रकाश किरण को क्या करते हो, ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह प्रकाश किरण उसी कोण पर क्या हो जाती है, पुनः उसी तल में परावर्तित हो जाती है। ये जो नियम है ये है नियम नंबर 3। फिर अगला रूल है रूल नंबर 4। बहुत ही अच्छा रूल है। ये सारे के सारे रूल हमारे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण में सहायक होंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन सदैव पूछा जाता है प्रतिबिंब निर्माण में। अब देखते हैं अगला रूल क्या बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से होती हुई, मुख्य अक्ष के, ये हमारा फोकस बिंदु हो गया, मुख्य अक्ष के वक्रता केंद्र से होती हुई दर्पण पर आपतित होती है, ये लो, होती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह 180 डिग्री के कोण पर, मतलब वापस जिस डायरेक्शन में आई है उसी डायरेक्शन में रिटर्न चली जाती है। ये जो नियम है ये है नियम नंबर 4। तो नियम नंबर 4 ने क्या बोला कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होगी, किस पर, वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से गुजर जाती है। अर्थात दोनों परावर्तित और आपतित दोनों किरणों के मध्य 180 डिग्री का कोण बनता है। अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात या बाद पुनः उसी वक्रता केंद्र से लौट जाती है। ये हमारे 4 नियम थे, इनको स्टार्टिंग से देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया कि जब कोई गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम में पहला रूल में बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाएगी। रूल नंबर 2 ये बोलता है कि फोकस बिंदु से गुजरती हुई जब आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपने देखी, ये फोकस बिंदु से गुजरती हुई और मुख्य अक्ष के समांतर।
रूल नंबर 3 यूँ बोलता है कि ध्रुव पर जिस कोण पर आएगी उसी कोण पर रिटर्न हो जाएगी। और रूल नंबर 4 यूँ बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण क्या होती है, वक्रता केंद्र से गुजरती हुई आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात उसी वक्रता केंद्र से पुनः लौट जाती। ये जो है इसे ही क्या बोलते हैं हम, परावर्तन के 4 रूल हैं। ये गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम हैं और इन गोलीय दर्पण से परावर्तनों के नियमों का पर ही प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिबिंब किरण चित्र, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इतना अच्छा है कि इसमें से एक डायग्राम हमेशा पूछा जाता है 10th में और 12th दोनों क्लासों में। प्रतिबिंब किरण चित्र मतलब आपको क्या करना है, आपको रखना है बिंब। बिंब की स्थिति आप निर्धारित करोगे और रूल लगाओगे, और रूल लगाकर आपको क्या डिसाइड करना है कि प्रतिबिंब कैसा और क्यों बनेगा। तो पहला है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लेते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का, हालांकि ये आपने क्लास 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, 8th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन हमारे कोर्स का कंटेंट है इसीलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। फर्स्ट है, जब आप सबको पता होगा वस्तु कहाँ रखी हो, वस्तु, बिंब को क्या बोलते हैं, वस्तु। बिंब एक साइंटिफिक वर्ड है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहाँ स्थित हो, अनंत पर। अनंत का मतलब आप जानते हो कि इनफाइनाइट, मतलब पता नहीं है वस्तु कहाँ रखी हुई है, ये हमें पता नहीं है। तो इस कंडीशन में डायग्राम देखना, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। ये हमारा दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, जितनी दूरी पर फोकस बिंदु होता है उतनी ही दूरी पर आपको भलीभांति पता होना चाहिए आपका वक्रता केंद्र होता है। इसको भी हम प्रूव करेंगे अगली क्लास, ठीक है। पहली अनंत पर है, जब अनंत पर है मतलब पता नहीं है अनंत कहाँ है, तो इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर है तो सपोज दैट उससे क्या हो रही है, समांतर किरणें आ रही है। जब समांतर किरण आती है तो परावर्तन का पहला नियम क्या बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस बिंदु से गुजरती है। गुजार दिया आपने फोकस बिंदु से, ये पहला। लेकिन आपको भलीभांति पता होना चाहिए कि कभी भी डायग्राम बनाने के लिए, किरण चित्र बनाने के लिए 2 किरण कम से कम लो, तो दूसरी भी हम कहाँ से लेंगे, अनंत से आती हुई, और कहाँ से गुजरेगी, रिटर्न वापस वहीं से गुजरेगी, फोकस बिंदु से ही। ये हमारा क्या है, पहला डायग्राम। तो हमने देखा कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस बिंदु से गुजरती है। तो यहाँ पर यदि मैं यूँ बोलूँ प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब की यदि हम स्थिति की बात करें तो प्रतिबिंब आपको सीधा सा एक जगह दिखाई दे रहा है, फोकस पर, जिसे हम किससे लिखते हैं, F पर। और यदि मैं यूँ बोलूँ प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी दिखाई दे रही है आपको, तो आपको ये भलीभांति दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है। और क्या ये उल्टा और सीधे का पता नहीं है, परंतु आकार आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, बिंदुवत। आकार कैसा दिखाई दे रहा है आपको, बिंदुवत। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F पर। वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। और दूसरा वास्तविक है क्यों, क्योंकि दर्पण की उसी ओर है, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा था। सेकंड जो है, इसके बाद यदि हम सेकंड की चर्चा करते हैं, बी, जब वस्तु अनंत पर है, ठीक है। अब वस्तु को हम अनंत से थोड़ा सा पास लाते हैं, तो अनंत से पास लाने का मतलब सी और अनंत के मध्य, मतलब सी, या फिर सी को हम क्या बोलते हैं, 2F, या फिर हिंदी में बोले तो वक्रता केंद्र। जब वस्तु कहाँ स्थित होगी, वक्रता केंद्र व
अनंत के मध्य स्थित हो। वस्तु कहाँ स्थित हो? वक्रता केंद्र व अनंत के मध्य स्थित हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा देखते हैं। वापस से वही है, डायग्राम वैसे ही बनाना है आपको। वापस हमने क्या ले लिया, एक दर्पण ले लिया, अवतल दर्पण हम कर रहे हैं। हमने अवतल दर्पण लिया, इस अवतल दर्पण का ये मुख्य अक्ष ये हमारे क्या है, जितने डिस्टेंस पर आप एफ लो उतनी ही डिस्टेंस पर आपको एफ से सी लेना है, ठीक है। अब वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, मतलब यहाँ कहीं वस्तु रखी हुई है। अब इस वस्तु से आपको प्रतिबिंब का निर्माण करना है, तो मुझे नहीं आता, आप सब बताओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस अनंत से और वक्रता केंद्र के मध्य जो वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु से हमें पहले ये पता है कि कोई प्रकाश किरण जब समांतर जाएगी, समांतर जाने के बाद आपको भलीभांति पता होना चाहिए कि वो फोकस बिंदु से गुजर जाती है। आपको इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्या करो, रूल याद करो, रूल को अप्लाई करो। पहला रूल यही बोला गया था कि जब कोई प्रकाश किरण ऐसी जाती है तो ये हो जाता है। अब दूसरा रूल क्या बोला गया कि जब कोई प्रकाश किरण, कोई सा भी रूल लगा सकते हो आप, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर गई या नहीं गई, और ये दोनों कहाँ होंगे, एक बिंदु पर मिलती है जहाँ पर हमें क्या मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है। तो हम यदि यहाँ से प्रतिबिंब की स्थिति की यदि चर्चा करते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति की यदि चर्चा करता हूँ, तो मैं कहाँ मिली मेरे को, F और C के मध्य, मतलब F व 2F के मध्य, F और 2F के मध्य या फिर C के मध्य। C को आप 2F भी बोल सकते हो क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति F व 2F के मध्य हो गई। अब आप एक चीज़ बताओ, ये बड़ा या फिर ये बड़ा? तो प्रतिबिंब का जो आकार दिखाई दे रहा है वो आकार कैसा दिखाई दे रहा है, वस्तु से तो छोटा है, और साथ ही साथ कैसा दिखाई दे रहा है, उल्टा। और हम यदि प्रकृति की बात करते हैं तो कैसा है, वास्तविक। क्योंकि मैंने डैश डैश करके नहीं मिलाया है, तो जो ये इमेज बनी है, ये कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज, वास्तविक इमेज बनती है। इसी के साथ अगला जो हमारा है केस, वो अगला केस जाता है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड यूँ बोलता है C और 2F। अब यहाँ हो गया, अब कहाँ चलेंगे हम, C पर, मतलब वस्तु कहाँ स्थित है, वस्तु C पर, C का मतलब वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वस्तु C पर, C का मतलब वक्रता केंद्र पर। और जब वस्तु कहाँ स्थित होगी, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, तो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित देखते हैं। ये हमने वापस क्या लिया, कोई अवतल दर्पण लिया, उस अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ये रहा। अब वस्तु कहाँ है, ये मैंने सपोज दैट C और F ले लिया, ये F है और ये C। अब वस्तु कहाँ रखी हुई है, C पर रखी हुई है, ध्यान से बनाना है, C पर रखी हुई है, रख दो। पहला रूल क्या बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। पहला रूल यही बोलता है। आप चाहो तो इन लाइनों को स्केल से बनाओ तो ज़्यादा बेटर होगा, डायग्राम बिल्कुल सटीक बनेगा। दूसरा रूल बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। तो ये कैसी जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब यूँ। अब देखो ये दोनों मिले कहाँ, वापस से C पर ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, C पर। तो यदि मैंने बोला कि जब बिंब C पर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, वापस से कहाँ बनेगा, C पर। क्या आकार यदि मैं देख सकता हूँ सेम पोजीशन पे बनता है, मतलब बराबर बनेगा। और यदि इसकी प्रकृति की बात की जाए तो प्रकृति कैसी दिखाई दे रही है, वास्तविक और उल्टा।
कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होगा। इसी के साथ आपके 3 केस ख़त्म होते हैं 6 में से। तो पहला केस तो आपने क्या देखा, फर्स्ट केस था जब वस्तु अनंत पर है। जब वस्तु क्या है, अवतल दर्पण में पहला केस हमने देखा कि जब वस्तु कहाँ है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी आई, एफ पर। फिर अनंत से थोड़ा सा खिसकाया हमने, तो प्रतिबिंब इधर से थोड़ा सा एफ से आगे की ओर खिसक गया, दर्पण से बिंब इधर, बिंब इधर किसका आया, प्रतिबिंब इधर, बिंब इधर किसका आया, फिर प्रतिबिंब इधर किसका, और सेम पोजीशन पर आया। अब यदि मैं इस बिंब को और इधर किसकाऊंगा तो सीधी सी बात है प्रतिबिंब इधर खिसक जाएगा। तो अब मैं डी डायग्राम बिना बनाए भी लिख सकता हूँ। डी डायग्राम क्या है कि जब वस्तु 2F व F के मध्य हो, मतलब वक्रता केंद्र व फोकस बिंदु के मध्य हो, तो प्रतिबिंब अब कहाँ बनेगा ये बताओ मुझे। प्रतिबिंब की स्थिति हम बिना डिसाइड करे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जब ये इधर किसकेगा, मतलब C, और कहाँ चल जाएगा, अनंत व C के मध्य। तो मैं क्या लिखूँगा, अनंत व C के मध्य। हालांकि हम डायग्राम बनाएंगे अभी, अनंत व C के मध्य। अब ये देखो, पहला क्या था, छोटा, फिर क्या हो गया, पहले क्या था, बिंदुवत, मतलब बहुत छोटा, फिर क्या हुआ, छोटा, फिर क्या हो गया, बराबर। अब बराबर के बाद क्या होगा, आकार, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मतलब वस्तु से क्या होगा, बड़ा। और वापस से यदि हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति पुनः क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। एक केस के अलावा 5 केस में क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा, लास्ट वाले केस। तो इसको अब डायग्राम से भी देख लेते हैं। अब आपको भले ही से बिना स्केल के भी आप डायग्राम बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको पता तो चल ही गया प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, स्टार्टिंग हमने लिया, ये हमारा एफ पॉइंट है, फोकल पॉइंट, दिस इज़ द सी, या फिर इसे 2F के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब हम इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या करते हैं, कोई वस्तु रखते हैं। तो पहला नियम तो यूँ बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, गुजार दी। दूसरा रूल, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो फिर क्या होता है, तो फिर क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर गई और हमारा बिंदु यहाँ मिला, तो हमें प्रतिबिंब कहाँ मिला, यहाँ मिला। देखो उधर अनंत है और ये सी है, तो हमने जो कल्पना की थी उस कल्पना के बिल्कुल अकॉर्डिंग हम चले हैं और हमें उल्टा डायग्राम प्राप्त हुआ है, और अनंत और सी के मध्य ही हमें प्राप्त हुआ है। तो आपको ध्यान क्या रखने हैं, आपको तो सीधे से रूल्स ध्यान रखने हैं, और ये ध्यान रखना है कि कौन सा रूल कहाँ लगेगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है कि कौन सा नियम आपको कहाँ अप्लाई करना है, बस इतना सा ध्यान रखना है। उसके अलावा आपका डायग्राम ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, वो भी आपको याद नहीं करना है। इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास 4 केस हो गए। अगला केस है ई जो केस है, अब हम बिंब को और आगे खिसकाते हैं, बिंब एफ पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, एफ पर। दैट मीन्स बिंब एफ पर हो। बिंब कहाँ हो, एफ पर हो। जब बिंब एफ पर होगा, बिंब कहाँ होगा, एफ पर। जब बिंब कहाँ हो, एफ पर, तो फिर उसका मतलब क्या है, फोकस बिंदु पर। अब फोकस बिंदु है, अब हम सी और अनंत के मध्य तो आ गए, तो प्रतिबिंब की स्थिति अब मुझे बता दो कहाँ होगा, इनफाइनाइट, अनंत पर। क्योंकि हम सी और अनंत के मध्य आ गए, तो लास्ट पॉइंट क्या बचा, वही बचा है। और लास्ट हमारे पास क्या आएगा कि यदि हम उसके आकार की बात करते हैं तो अनंत पर क्या बनेगा, बहुत ही विशालकाय बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन यदि हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति पुनः किस ओर भागेगी, वास्तविक और उल्टा बनाने की ओर भागेगी। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास ये क्या है, कोई अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब का निर्माण करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा मुख्य अक्ष, दैट इज़ द फोकल पॉइंट एंड दैट इज़ द 2F।
अब वस्तु कहाँ रखी हुई है, फोकस बिंदु से रखी हुई है। अब पहला रूल यूँ बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो फोकस बिंदु से गुजरती है। आपने पहले नियम को भलीभांति फॉलो कर लिया, लेकिन अब दूसरा नियम कैसे लगाएंगे हम, क्योंकि दूसरा नियम तो हम अभी तक यूं ही लगा रहे थे कि प्रकाश किरण जब फोकस बिंदु से गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। अब यहाँ पर वह नियम पूर्णतः फेल हो जाता है, तो हमें जो दूसरा नियम है वो दूसरा नियम लगाना है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य बिंदु से ध्रुव पर, जब कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है तो आपको ये भली भांति पता होना चाहिए कि जिस कोण पर आती है उसी कोण पर रिटर्न चली जाती है। मतलब आने और जाने का कोण क्या होगा, बराबर, और जब आने और जाने का कोण बराबर होगा तो ये क्या होगी, उसी कोण पर रिटर्न जाएगी। अब ये देखो, ये कहीं ना कहीं आगे जाकर क्या हो रही है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो कहाँ मिलेगी ये पता नहीं है, अनंत पर मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो ये हमारा क्या था, अगला डायग्राम। तो रूल्स भी ध्यान रखना है, रूल्स वो मत लगा देना। एक्चुअली रूल्स कौन कौन से कहाँ पर अप्लाई करने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो हर डायग्राम में इस वाले एफ से गुजरने और मुख्य अक्ष के समांतर जाने की जगह ये वाला रूल अप्लाई कर दूँ, तब भी एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अब लास्ट जो है वो लास्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है। और लास्ट वाला जो केस है उस केस को हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि केस ही इतना अच्छा है। जब केस अच्छा होता है तो फिर छोड़ना भी पड़ता है। तो अगला केस है हमारे पास FE। लास्ट जो केस है वो लास्ट केस क्या लेते हैं अब हमारा जो लास्ट केस है वो लास्ट केस है कि अब और वस्तु को हम आगे किसका दें, मतलब अब कहाँ आ गया, ध्रुव व फोकस बिंदु F के मध्य। दैट मीन्स ध्रुव व फोकस बिंदु F के मध्य। ये हमने किसकी स्थिति लिखी, ये हमने लिखी है बिंब की स्थिति। मतलब बिंब कहाँ रखा हुआ है, ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य रखा हुआ है। जब बिंब क्या है, ध्रुव और फोकस बिंदु के मध्य है, ध्रुव व फोकस बिंदु F के मध्य, इस स्थिति में अब हम क्या करेंगे, वापस से वही है। अब हमें, मेरे को तो पता है लेकिन हमें याद नहीं करना, हमें क्या करनी है, ट्रायल लेना है। ट्रायल लेते हैं, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में सबसे पहले हमने क्या लिया, एक अवतल दर्पण का निर्माण किया। इस अवतल दर्पण में हमारा फोकल पॉइंट ये है और ये हमारा क्या है, उसका ट्वाइस है। ये हमारा क्या है, इमेजिनरी फोकल पॉइंट, और ये उसका ट्वाइस। दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या। अब बिंब कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। पहला रूल बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, हो गई भाई साहब, कर दी, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। गुजार दो, क्या जाएगा गुजारने में, ये लो गुजार दी। अब दूसरा रूल क्या लगाएंगे कि जब कोई प्रकाश किरण जिस कोण पर आती है उसी कोण पर रिटर्न चली जाती है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ भली भांति दिखाई दे रही होगी कि ये दोनों लाइनिंग दूर जाती हुई नज़र आ रही है। जब दूर जाती हुई नज़र आ रही है मतलब बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं ये दोनों लाइनिंग पास आती हुई भी नज़र आएगी। मतलब हमारा जो अब डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। तो इस कंडीशन में यदि हम प्रकृति की बात करते हैं तो कैसा दिखाई दे रहा है आपको, आभासी मुझे दिखाई दे रहा है, और आभासी के साथ साथ सीधा मुझे दिखाई दे रहा है, और मुझे वस्तु से बड़ा भी दिखाई दे रहा है। और ख़ास बात क्या है, दर्पण के पीछे बनेगा।
कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। इसी के साथ आपके अवतल दर्पण के 6 केस पूरे होते हैं। लास्ट वाला केस इसीलिए इम्पोर्टेंट है। 5 केस में तो क्या बना आपके पास? 5 केस में तो जो इमेज बनी थी वो इमेज कैसी बनी थी? वास्तविक। छठे केस में इमेज कैसी बनी? आभासी। तो आपको इन 6 के 6 केसेस को अच्छी तरह से डिफाइन करते हुए याद करना है। और इन 6 केस में से आपके पास अभी हम उत्तल दर्पण के भी 2 केस पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लेंस जब पढ़ेंगे तो 6 और 2 8 केस, वहाँ 16 केस टोटल होते हैं। और इन 16 केस में से एक केस का 12th क्लास में या 10th क्लास में आना कंपलसरी है। आता ही आता है, आप कुछ भी कर लो। CBSE हो, RBSE हो, कोई सा भी बोर्ड हो, हर बोर्ड में एक केस ज़रूर आता है। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं इन सारे के सारे जो हमने केस पढ़े हैं उन सारे केस को अभी 2 मिनट में क्लियर करते हैं अपन। और 2 मिनट में क्लियर करते हुए सारे केस को अभी 2 मिनट के राउंड पे ख़त्म करते हैं। आज का हमारा यहीं का लास्ट टॉपिक है। तो हमने क्या पढ़े? केस पढ़े हैं। तो केस हम देखते हैं, सारणी बनाते हैं। सारणी में हम 3 चीज़ें लिखेंगे। पहली तो हम क्या लिखेंगे? बिंब की स्थिति। फर्स्ट हम लिखते हैं बिंब की स्थिति। सेकंड हम लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। बहुत ही अच्छा है, याद आपको नहीं करना है। और लास्ट हम लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति के बाद उसकी प्रकृति और आकार। देखते हैं। फर्स्ट हमने क्या लिखा? बिंब की स्थिति। सबसे पहले हमें पता है कि बिंब कहाँ रखा हमने? अनंत पर। सेकंड, बिंब कहाँ रखा? अनंत से आगे चले 2f को हम CV लिखते हैं। फिर और आगे हम चले, फिर और आगे हम चले, इससे और आगे जाओ, और लास्ट छठे केस में F व C के मध्य। अब देखते हैं 5वें केस तक। छठा केस क्या था? अभी अभी हमने देखा कहीं से बनी थी? दर्पण के पीछे। कहाँ बना था? दर्पण के पीछे कहीं भी बन सकता है। प्रकृति कैसी थी? आभासी। क्या बड़ा था? हाँ भाई साहब बड़ा था। क्या सीधा था? हाँ भाई साहब सीधा था। 5 केस में कैसा था? वास्तविक था, उल्टा था। अगले में भी वास्तविक उल्टा, अगले में भी वास्तविक उल्टा, अगले में भी वास्तविक उल्टा, अगले में भी वास्तविक। 2F दैट मीन्स सी पर आपने एक चीज़ देखी थी। थर्ड केस में क्या देखा था? बराबर। उसके पहले क्या था? छोटा। उससे पहले क्या था? बहुत छोटा। बाद में क्या था? बड़ा। उसके बाद क्या था? बहुत बड़ा। ये इनको रिवर्स घुमा दो। F पर 2F व F के मध्य 2F, या फिर C पर अनंत व 2F के मध्य अनंत पर। ये लो, 2 मिनट का काम था हमारा। सारे के सारे केसेस हमें याद हो गए। तो हमें इस तरह से इन केसेस को ध्यान रखना है। यही हमारे क्या थे? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण के इम्पोर्टेंट केस थे। इन्हीं केसेस को हम आज की जो टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स को हम आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अगला जो टॉपिक है वो अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण से आज का लास्ट प्रतिबिंब निर्माण। इसमें केस
दो ही केस हैं। केस नंबर फर्स्ट हम यहीं पढ़ लेते हैं दोनों केसों को। केस नंबर फर्स्ट, वापस से वस्तु कहाँ है? अनंत पर। केस नंबर सेकंड, वस्तु कहीं भी हो अनंत के अतिरिक्त। कहीं पर भी। फर्स्ट केस तो क्या है? अनंत पर। सेकंड केस क्या है? अनंत के अतिरिक्त वस्तु कहीं पर भी स्थित हो। तो फर्स्ट केस में क्या बोला गया कि वस्तु कहाँ है? अनंत पर। तो डेफिनेटली हम क्या लेंगे? एक दर्पण लेते हैं, लेकिन इस बार दर्पण कैसा लेना है? हमें उत्तल लेना है। ध्यान है, उत्तल दर्पण का ये हमने क्या ले लिया? मुख्य अक्ष। अब वस्तु कहाँ रखी हुई है? अनंत से प्रकाश किरण आती है, फैल जाती है। प्रकाश किरण आती है, फैल जाती है और परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु को हम फोकस बिंदु के नाम से जानते हैं। तो हमें एक सीधी सी बात ये पता चल गई कि प्रतिबिंब कहाँ बना? प्रतिबिंब पुनः कहाँ बन जाएगा? जब अनंत पर है तो F पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर है तो F पर ही बनेगा। लेकिन सेकंड केस में हमने क्या देखा? अनंत है तो F पर ही बनेगा। उसके बाद इसकी यदि हम प्रकृति की बात करते हैं तो अपन ने डैश डैश करके मिलाया, मतलब कैसा बना? आभासी। और यदि आकार की मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? आकार की, तो मुझे आकार कैसा दिखाई दे रहा है? बिंदुवत। उल्टे सीधे का मुझे पता नहीं है। बिंदु को कैसे करूँ मैं? उल्टा या सीधा कैसे करोगे आप? बिंदु कर ही नहीं सकते। सेकंड केस है आपका, वस्तु कहाँ रखी हुई हो? अनंत के अतिरिक्त कहीं भी रख दो, रख दो कहीं। सपोज दैट ये क्या है मेरा? F, ये क्या है मेरा? C, ये क्या हो जाएगा? F, ये क्या हो जाएगा? C। आपको ध्यान देना है, जितनी डिस्टेंस पर F उतनी डिस्टेंस पर C, ये अंदाजन है। ठीक है, वस्तु मैंने यहाँ रख दी। फर्स्ट किरण समांतर, परावर्तन, फैल जाती है फोकस बिंदु से, गुजर गई, गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। सेकंड, जिस कोण पर आती है उसी कोण पर रिटर्न चली जाती है। डैश डैश कर को यदि हम इसको पीछे मिलात तो पीछे मिलात तो ये कहाँ मिलती है? यहीं मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वस्तु कहीं भी रखो, सदैव आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, सदैव प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। कहाँ बनेगा? स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ बनेगा? ध्रुव व F डैश, या फिर आभासी फोकस। कौन सा फोकस बोलेंगे इसे? आभासी फोकस के मध्य। और क्या छोटा दिखाई दे रहा है? हाँ भाई साहब, छोटा दिखाई। तो उत्तल दर्पण के ये दो केस थे जो आपको भलीभांति याद रहने चाहिए। ये जो सेकंड केस है, इन्हें बुक्स में बहुत ही अच्छे से डिसाइड किया गया है, बहुत अच्छे से बताया गया है कैसे हैं कि आपके समझ में भी नहीं आएगा। लाइनिंग बहुत सारी करी गई है, तो आपको ध्यान नहीं देना। आप तो अपने रूल्स फॉलो करो, रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो ये हमारा था। इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक अपने रह गया। छोटा सा टॉपिक क्या था कि हमारे पास जो अवतल दर्पण होता है वो बहुत ही छोटा सा है, माइनर है। अवतल दर्पण होता है तो उस अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को, अभी अपन ने इतने सारे डायग्राम बनाए, उतने सारे डायग्राम में हमने ये देखा कि अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, फैलाता नहीं है। इसी कारण इसे अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तल दर्पण प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। इसी कारण इसे अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। बस इतना सा था। तो आपसे पूछा जाए अभिसारी या अपसारी दर्पण में अंतर, तो अभिसारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जबकि अपसारी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता। यही हमारी आज की क्लास थी। आज की क्लास को हम पुनः स्टार्टिंग से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ।
तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले तो लास्ट क्लास के बारे में चर्चा करी कि हमने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम देखे। गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम में पहला जो नियम देखा गया वो पहला नियम यूँ था कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। दूसरा नियम यूँ बोला गया कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। फिर अगला नियम यूँ बोला गया है कि जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात उसी कोण पर पुनः उसी तल की ओर परावर्तित हो जाती है। फिर अगला नियम कि जब कोई प्रकाश किरण किस पर वक्रता केंद्र पर आप गुजरती है तो परावर्तन के बाद उसी वक्रता केंद्र से लौट जाती है। फिर अगला हमने देखा कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण जब वस्तु अनंत पर है तो F पर बनेगा। रूल अप्लाई करें, जब वस्तु अनंत और 2F के मध्य है तो कहाँ बनेगा, F और 2F के मध्य। फिर C पर है तो C पर, और अनंत और C के मध्य कहाँ बनेगा, जब 2F और F के। तो हमने एक शॉर्ट सारणी बनाई थी। शॉर्ट सारणी के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कैसे क्या होता है, छोटा बड़ा सब आपको पता चल गया। उत्तल दर्पण के 2 केसेस हमने पढ़े, और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण और अवतल को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस क्लास को पढ़ा।